नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आधुनिक भारत के इतिहास से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहले की क्लास में 3 लेक्चर बता चुका हूं और चौथा लेक्चर है भारत में अंग्रेजों का आगमन। यूरोप में भारत में अंग्रेजों का आगमन से इसमें हम देखते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन इस टॉपिक को सरल बनाने के लिए, चूंकि कंसेप्ट पूरा क्लास ये कंसेप्ट पर आधारित होगा, ये हम चूंकि अंग्रेज तो यूरोप के थे और भारत हमारे देश में कैसे आते हैं। यूरोप 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का डाउनफॉल हो गया था, पतन हो गया था और उसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण हो गया और भौगोलिक खोज की शुरुआत हो गई थी, प्रबोधन हो गया। इससे दृष्टिकोण से पूरा यूरोप जो है मशीनीकरण यानी पुनर्जागरण से सामंतवाद का खत्मा हो गया था और सामंतवाद की जगह पर पूंजीवाद जगह ले लिया था। पूंजीवाद में अक्सर कच्चा माल चाहिए और बाजार बेचने का चाहिए, तो ये सब चीज जो है लालच भरी नजरों से अंग्रेज लोग देख रहे थे भारत की तरफ यानी पूर्वी देशों की तरफ। उसमें इनके पहले 2 कंपनी भारत में पुर्तगाली और डच ये आ चुके थे और अपना व्यापार कर रहे थे और समुद्री रास्ते से भारत में आए हुए थे। हम ये देखते हैं ये कहानी शुरू करने के पहले, भारत में अंग्रेजों के आगमन की कहानी शुरू करने के पहले हम अपने देश का गरिमा और गौरवपूर्ण स्थिति को देखते हैं। जिस देश में आधी दुनिया जीत कर आने वाला सिकंदर कभी भारत में अपना पैर नहीं जमा सका और मोहम्मद गोरी जो 16 बार भारत को जीतने के लिए उसको हारना पड़ा, आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी वो कैसे अपना पैर जमाती है और कैसे 1757 से लेकर के हम 15 अगस्त 1947 को जब तक आजाद नहीं हुए तब तक कैसे भारत में अपना प्रभुत्व जमाई, इसकी कहानी है। और इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं यूरोप से। यूरोप में अंग्रेज जो है ये देख रहे थे कि 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा जब भारत के कालीकट में पहुंचे और भारत से मसाला और सूती वस्त्र का व्यापार स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे और ये यहां से जो ले गए थे इनके लागत जितना भी यात्रा का खर्च था यानी जो भी व्यापार में पैसा लगा उस लागत का 60 गुना इनको फायदा हुआ था। इस 60 गुना फायदा से पूरा यूरोप के देश लालच भरी नजरों से देख रहा था भारत की तरफ। यहां तक कि यूरोप में 3 कंट्री शक्तिशाली देश थे, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो ब्रिटेन जो है लालच भरी नजरों से भारत की तरफ देख रहा था और भारत से व्यापार करने के लिए बेचैन था। तो 1599 में एक कुछ व्यापारियों का समूह जो था वो अपना एक कंपनी बनाता है और कंपनी बनाने के बाद 31 दिसंबर 1600 को वहां की महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनका हस्ताक्षर हो जाता है और उस कंपनी की माने कानूनी रूप मिल जाता है, अप्रूवल कर देती है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। तो 31 दिसंबर 1600। अब हम आते हैं 31 दिसंबर 1600
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम सहूलियत के लिए बोलते हैं, ऐसे नाम इनका देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम सहूलियत के लिए बोलते हैं। और ये जो है, ये नाम कब बदलेगा ये भी हम आगे बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब होगी? तो 31 दिसंबर 1600, ये जो है हमारे भारत के इतिहास के लिए एक काला दिन है। और यही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, ये भारत में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का कहर जो है, इसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जो है उपनिवेशवाद भी भारत में लाती है और साम्राज्यवाद भी यहीं से प्रारंभ होता है। और हमें काफी यानी 200 वर्षों तक ऐसे तो व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी। और उसमें 1757 जो प्लासी का युद्ध शुरू होता है, इसके बाद 15 अगस्त 1947, जब तक हम अंग्रेजों को भारत से भगा नहीं देते हैं आंदोलन करके, तब तक 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थे, हालांकि इनके बाद अंग्रेज जो है अपना ले लेते हैं, ब्रिटिश सरकार जो है अपने अंडर में ले लेती है 1858 में। लेकिन इनका कारनामा क्या था, इन्होंने क्या ऐसा किया और कैसे पैर जमाए, क्या इनकी करतूत थी, यही कहानी जो है हम इसको बताएंगे। भारत में अंग्रेजों का आगमन, ये कैसे भारत में अपना पैर जमाए, क्या इन्होंने मतलब तिकड़म किया, क्या षड्यंत्र किया। क्योंकि और भी कंपनियां थी, पुर्तगाली और डच, लेकिन इनके समान, अंग्रेजों के समान तिकड़म और षड्यंत्र करके पॉलिटिकल राजनीतिक सत्ता में वो भागीदार नहीं बने। और ये कैसे बन गई, क्या कारण था, क्या इनकी कहानी थी, कैसे तिकड़म और षड्यंत्र कब से स्टार्ट किए, ये इनकी कहानी है। और बड़ी इसमें ये हम देखते हैं कि वो भारत जिसमें मसाला और सूती वस्त्र दुनिया में डंका बजा करता था, और दुनिया यानी पूरे विश्व में भारत का मसाला और सूती वस्त्र का डंका बजा करता था, यानी मशहूर था। सब लोग ललायत रहते थे कि भारत से व्यापार करने के लिए, कि भारत का वस्त्र मिल जाए और सूती वस्त्र मिल जाए, रेशमी वस्त्र मिल जाए और मसाला मिल जाए। क्योंकि यूरोप में जिस तरह हम लोग के देश में, भारत में जितना कपड़ा, महीन कपड़ा, अच्छा कपड़ा होता था, बनता था, उस तरह यूरोप में नहीं बनता था। वो लोग खुरदरा टाइप का पहनते थे। तो अब हम कहानी पर आते हैं, ये कैसे हमारे देश में आते हैं, भारत में आते हैं। तो 1599 एक व्यापारी भी आए थे। 1599 इनका नाम था मिल्टन हॉल। ये स्थल मार्ग से आते हैं। कहा जाता है कि आग में घी डालना, इन्होंने क्या किया कि ये भी भारत आए स्थल मार्ग से, समुद्र के रास्ते से नहीं आए थे। और जब लौटे इंग्लैंड, तो भारत के जो वैभव, संपन्नता, या यहाँ का सोना चांदी, यहाँ का जो संपन्न, यानी इतना काफी बढ़िया यहाँ का सब कुछ था, तो ये देख के कि भारत बहुत संपन्न राष्ट्र से है, यहाँ व्यापार किया जा सकता है, बहुत लाभ होगा, फायदा होगा, ये जाकर के इंग्लैंड में बताते हैं। इससे और अंग्रेज जो है ललायत हो जाते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग भारत में व्यापार करने चले। मिल्टन हॉल 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब कंपनी की स्थापना हो जाती है, तो इसमें हालांकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ये कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो 15 वर्षों का एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम इन लोगों को दे दी, और 15 वर्षों तक एकाधिकार, यानी दूसरी कंपनी अब नहीं जाएगी, अकेले पूर्वी देशों के साथ, भारत के साथ अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। ये एकाधिकार इन लोगों को मिल गया। और ये शेयर पर आधारित थी, माने इसमें शेयर होल्डर महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी थे। प्रश्न अगर आता है कि क्या महारानी एलिजाबेथ प्रथम इस कंपनी में शेयर धारक थी, शेयर होल्डर थी, तो यस, हाँ, ये थी। तो ये हालांकि 1600 ईस्वी में बन गया था, 1601 में वो चले वहां से।
तो 1601 में ये भारत में पहुंचकर इंडोनेशिया पहुंच गए, और इंडोनेशिया जाने के बाद फिर आए भारत, लेकिन 1608 तक इनको कोई सफलता व्यापार में नहीं मिला। 1608 तक कोई सफलता नहीं मिला। इसी बीच ब्रिटेन में घटना घटती है 1603 में। 1603 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद वहां जेम्स फर्स्ट शासक बनते हैं। तो जेम्स फर्स्ट से कंपनी जो है एक आज्ञा पत्र लिखवाती है, एक पत्र लिखवाती है भारत के शासक अकबर के नाम। भारत के जो मुगल बादशाह थे अकबर उस समय, उनके नाम एक पत्र कंपनी जो है, कंपनी रिक्वेस्ट की जेम्स फर्स्ट से कि एक पत्र लिखा जाए ताकि हम लोग का व्यापार के लिए वहां आज्ञा मिल जाए, परमिशन मिल जाए। जेम्स फर्स्ट इनसे पत्र लिखवाती है कंपनी, और इन्होंने पत्र लिख भी दिया। पत्र लिखने के बाद वो पत्र कैप्टन हॉकिंस चलते हैं 1608 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस ये भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं। तो उस समय चूंकि मुगल बादशाह अकबर के नाम से तो पत्र लिखा गया था, और अकबर के नाम से पत्र, मुगल बादशाह अकबर के नाम से पत्र लाए थे, लेकिन चूंकि उस समय टेलीफोन और इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, पता भी नहीं था यूरोप में कि अभी अकबर हैं कि जहांगीर हैं। लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, और उस समय जहांगीर शासक बन गए थे भारत में। पत्र था अकबर के नाम और शासक थे जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस जो है उस समय आगरा में थे। जहांगीर चूंकि मुगल बादशाह की राजधानी उस समय आगरा में ही, जहांगीर आगरे में थे तो थी, और वहां पर ये अपना ये लेकर पहुंचे, पत्र लेकर पहुंचे। तो पत्र लेकर पहुंचे तो एक यहां दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन हॉकिंस जो थे ये दुभाषिया थे। दुभाषिया यानी तुर्की और फारसी और इंग्लिश ये तीनों जानते थे। तो ये फारसी में बात किए जहांगीर से, मुगल बादशाह जहांगीर से फारसी में बात करते हैं। तो फारसी में बात करते हैं तो जहांगीर बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और खुश होने के बाद बादशाह खुश होता है। इसके बाद इनको 400 का मनसब दे दिया वहां। 400 का मनसब एक पद होता था। ये मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर द्वारा चलाया गया था, और इसमें एक पोस्ट था, तो पोस्ट मिल गया अकबर इनको, कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब। और इंग्लिश खान की उपाधि इनको मिला। इंग्लिश खान का मतलब होता है ऊंचे कुल में जन्म लेना। इंग्लिश खान। प्रश्न आ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस को कितना का मनसब मिला? जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने दिया, और इंग्लिश खान किनको मिला? तो कैप्टन हॉकिंस को। दोनों पद, मतलब पद तो ये है, लेकिन ये उपाधि को मिला इंग्लिश खान, माने ऊंचे कुल में जन्मे हैं ये कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर मुगल बादशाह ने इंग्लिश खान पद दे करके ऐसा माना। तो ये सब कैप्टन हॉकिंस, और सूरत में व्यापार करने के लिए या भारत में व्यापार करने के लिए जो कि सूरत उतरे थे, इनका कहना था कि माने हमको व्यापार करने के लिए आज्ञा दिया जाए, परमिशन दिया जाए। तो इनके बातों से प्रभावित होकर तो जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने परमिशन दे दिया कि आप व्यापार करिए। लेकिन व्यापार सूरत में इन्होंने व्यापार करना, किला बनाना प्रारंभ किया फर्स्ट बार में, लेकिन इनको किला बनाने नहीं दिया लोग, चूंकि पुर्तगाली पहले से ही यहाँ पर जमे हुए थे, और वहाँ का सूबेदार यानी जो क्षेत्रीय व्यापारी थे वो भी नहीं चाहते थे कि बनाएं। और वहाँ से जो यहाँ का मुगल बादशाह का जो प्रतिनिधि थे गुजरात में, वो भी मना किए, विरोध किए। मुगल बादशाह जहांगीर तक अपना विरोध पहुंचाए कि हज करने हम जाते हैं हम लोग मक्का मदीना, उसमें पुर्तगाली लोग डिस्टर्ब करेंगे, बाधा पहुंचाएंगे। इसलिए चूंकि पुर्तगाली लोग नहीं चाहते हैं कि अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करें। स्वाभाविक बात है कि एक व्यापारी पहले से आकर बैठा हुआ है, पूरा पुर्तगाली साम्राज्य बनाकर बैठा हुआ है, हिंद महासागर में इनका पूरा साम्राज्य चलता था पुर्तगालियों का।
तो इस्तादो द इंडिया कहा जाता है पुर्तगालियों के हिंद महासागर में साम्राज्य को। तो कैसे अंग्रेजों को व्यापार करने देते? तो पुर्तगालियों के भारी दबाव और विरोध करने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने जो परमिशन दिया था कैप्टन हॉकिंस को, वो परमिशन रद्द कर दिया, यानी नहीं बन सका इनका सूरत में। इसके बाद जब यहां नहीं बना तब ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज अब तो छटपटी इनको होने लगता है कि अब तो यहाँ मुगल बादशाह परमिशन नहीं दिए, अब क्या करें। अब देखिए इनका ये मसूलीपट्टनम आते हैं, मसूलीपट्टनम, क्योंकि यहां सूरत में डायरेक्ट मुगल बादशाह का था, नियंत्रण था। ये मसूलीपट्टनम में आकर अपना मसूलीपट्टनम, इसको हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, तो यहां आकर के अपना ये 1611 फैक्ट्री बनाते हैं। फैक्ट्री इन लोगों का जो फैक्ट्री होता था यूरोपीय कंपनियों का, वो आज की फैक्ट्री की तरह नहीं होता था। वो एक तरह से स्टोर रूम था, वहां सामान जो व्यापार करने का जो सामान जो था उसको ले आना इकट्ठा रखते थे, अपना कर्मचारी भी रखते थे। तो इसीलिए मसूलीपट्टनम में माने 1611 ईस्वी में ये अपना फैक्ट्री बनाया। तो इसके बाद 1612 घटना घटती है 1612 में। इसको स्वाली का युग से हम बोलते हैं। यहाँ सूरत है, सूरत यहीं का बगल में है, स्वाली निकट, सूरत के बगल में स्वाली है। स्वाली ये इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, चूंकि इसी से माने सिनेरियो बदल जाता है भारत के इतिहास का। तो इसमें अंग्रेजों से और झड़प होती है, अंग्रेजों से और पुर्तगालियों से। तो इसमें दो अंग्रेजों के तरफ से ऐसे कैप्टन बेस्ट थे, लेकिन इनका साथ में थे कैप्टन बेस्ट। ये अंग्रेजों की तरफ आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन थे कैप्टन? कैप्टन बेस्ट थे स्वाली के युद्ध में। देखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि स्वाली यहाँ ली है और पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली से अंग्रेज का भिड़ंत हुआ था। स्वाली के यहीं से पुर्तगाली और अंग्रेज का भिड़ंत हुआ, यानी युद्ध हुआ। उसमें अंग्रेज जीत गए थे, लेकिन कैप्टन बेस्ट और कैप्टन मिडल्टन, कहीं कहीं ये किसी किताब में रहा है मिडल्टन, ये थे। इसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन नाम अक्सर कैप्टन बेस्ट का आता है। ये जीत जाते हैं स्वाली के युद्ध में, ये दोनों मिलकर के पुर्तगालियों से। और यहां से एक सिनेरियो ये बदलता है भारत के इतिहास में कि मुगल बादशाह जहांगीर को विश्वास हो जाता है कि ये तो पुर्तगाली हार गए, जो हिंद महासागर में अपना साम्राज्य बनाकर बैठे हुए हैं। एक्चुअल में मुगल बादशाह स्थल के सेना में ये लोग बहुत ताकतवर था, और लेकिन समुद्रिक सेना में इनकी कमजोर थी, ये सच्चाई है। और पुर्तगालियों का समुद्रिक सेना अच्छा था, माने भारत की अपेक्षा ये शक्तिशाली थे समुद्री सेना में। और जब यहाँ हार जाते हैं स्वाली के युद्ध में, पुर्तगाली लोग अंग्रेजों से हार जाते हैं, तब मुगल बादशाह जहांगीर को लगता है कि इनको हराया जा सकता है। तब एक परमिशन माने मिलता है, और तब जाके 1613 में यहाँ परमानेंट इनकी कंपनी यानी किला बन जाता, फैक्ट्री बन जाता है अंग्रेजों का 1613 में। तो देखिए 1608, 1611 और 1613 माने एस माने सूरत, शुरुआत में जो नहीं बन सका, सूरत में फैक्ट्री इनकी अंग्रेजों की। और 1611 माने मसूलीपट्टनम, और 1613 माने परमानेंट बन गया 1613 में। इसी को हम लोग SMS यानी SMS के नाम से याद करने में आपको सहूलियत होगी। 1608 जो परमानेंट इनकी फैक्ट्री नहीं बनी सूरत में, और 1611 यानी मसूलीपट्टनम इन्होंने बनाया। इधर इनका दाल नहीं गला, चूंकि मुगल बादशाह का डायरेक्ट नियंत्रण में था ये क्षेत्र। तो 1613 में परमानेंट इनकी फैक्ट्री सूरत में बन गई। अब अंग्रेज एक
जो सदस्य थे, संसद सदस्य थे वहां का, इंग्लैंड का, टॉमस मुनरो 1615 में भेजते हैं, जो कूटनीति का सहारा लेकर इन्होंने आज्ञा पत्र ले लिया व्यापार करने के लिए। टॉमस मुनरो, जेम्स प्रथम टॉमस रो, मुनरो ना, सॉरी, टॉमस रो। टॉमस रो को आए 1615 में, ये कामयाब हो गए आज्ञा पत्र लेने में भारत से व्यापार करने के लिए। तो टॉमस रो अब क्या करते हैं, टॉमस रो कि जब आज्ञा मिल गया व्यापार करने के लिए, तो ये 1632 में गोलकुंडा के जो शासक हैं वो अंग्रेजों को अपने राज्य में, गोलकुंडा दक्षिणी भारत में है, और ये दे दिए, परमिशन दे दिए, मैंने आज्ञा दे दी कि आप व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से इनको सुनहरा फरमान, इसको सुनहरा फरमान के नाम से भारत के इतिहास में जानते हैं। इनको सुनहरा फरमान मिल गया अंग्रेजों को कि आप व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने 1632 में गोलकुंडा आए। जो व्यापार करने के बदले में इनको देना क्या था अंग्रेजों को, 500 पैगोडा। उस समय पैगोडा को सोने का सिक्का हुआ करता था, जो डच लोग ढाला करते थे, माने पुलिकट में ढालते थे डच लोग सोने का सिक्का। 500 पैगोडा के बदौलत इनको मिल गया गोलकुंडा में व्यापार करने के लिए 500 पैगोडा। 500 पैगोडा के बदले में इनको गोलकुंडा में व्यापार करने का मिल गया, इजाजत मिल गया गोलकुंडा के शासक द्वारा। अब हम चलते हैं 1632 तो हो गया, इस 1633 में ये आगे बढ़ते हैं, अंग्रेज आगे बढ़े, और 1633 में ये उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। उड़ीसा के बालासोर और हरिहर फैक्ट्री हरिहरपुर में फैक्ट्री बनाते हैं। बालासोर और हरिहरपुर, ये बहुत प्रश्न आ सकता है कि 1633 में इनकी फैक्ट्री कहां लगी थी, तो हरिहरपुर और बालासोर। इसके बाद ये कैसे हमारे देश को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कैसे घेरती है और भारत को मेन जगह पर कैसे अपना प्रेसिडेंसी बनाती है, इस पर हम आते हैं। इसके बाद 1639, देखिए ये होता है इधर मद्रास, यहां कलकत्ता जो इनकी प्रेसिडेंसी बनती है, यहां बंबई, बंगाल, ये बंगाल, कलकत्ता कैसे बना वो भी हम बताएंगे। पहले हम चलते हैं मद्रास पर। मद्रास 1639 की कहानी है। 1639 चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेज को पट्टा पर मद्रास मिल गया। 12,000 रुपया देना था और उस एक पट्टे पर मद्रास जगह जो मिल गया। फ्रांसिस डे, अंग्रेजों की तरफ से फ्रांसिस डे थे, फ्रांसिस डे। देखिए प्रश्न आता है कि फ्रांसिस डे, मद्रास की स्थापना, तो फ्रांसिस डे का नाम आता है अंग्रेज, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे थे अंग्रेजों की तरफ से, इनको पट्टा पर मिल गया, चंद्रगिरी के राजा ने दिया। और 1639, ये घटना 1639 की है। इसमें यहां एक चूंकि पुलिकट, बगल में पुलिकट है, दक्षिणी भारत है, बगल में पुलिकट है, और यहाँ डचों का किला था। तो स्वाभाविक बात है कि इनके प्रतिद्वंदी डच हैं, और डचों का जब किला है बगल में पुलिकट, तो इनको तो बनाना ही था किला। तो यहाँ जो है
सेंट जॉर्ज करके किला बना, सेंट जॉर्ज। इनका प्रथम किला था मद्रास में। इस पर ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों का पहला प्रथम फोर्ट कौन था, फर्स्ट फोर्ट कौन था भारत में, तो फर्स्ट फोर्ट में यही है सेंट जॉर्ज। इन्होंने प्रथम जो किला है सेंट जॉर्ज प्रथम किला है अंग्रेजों का भारत में, मद्रास में। तो यह मद्रास की कहानी हुआ, यहाँ अपना ये अधिकार जमाए, मैंने अपना किला बनाए। अभी इनकी राजनीतिक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन राजनीति इनका यहाँ दाल गलता नहीं है। अभी व्यापारी हैं और व्यापारिक रूप से काम करते हैं। देखिए तिकड़म भी कहाँ से शुरू करेंगे उसको हम आगे बताएंगे, षड्यंत्र कहाँ से शुरू करते हैं। अभी व्यापारी हैं और इनसे ज्यादा व्यापार डचों का चल रहा है, डचों से भी कमजोर है व्यापार के मामला में अंग्रेज यहाँ भी। हालांकि पूरे विश्व में जिस समय ये कहानी है, उस समय कहानी जो हम बात कर रहे हैं, उस समय पूरे विश्व में भारत का 1/4 हिस्सा भारत का व्यापार होता था और उसमें भारत बहुत संपन्न राष्ट्र था। ये सच है, 100% सच है। और इसी का इन लोगों को पता चल गया था कुछ यात्रा वृत्तांत से, और जो व्यापार होता था वो जो संपन्न राष्ट्र था, तो लाभ जो था, लाभ कमाने के लिए सारे लालच भरा हुआ नजरों से ये सब देख रहे थे भारत की तरफ। देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं, पहले मद्रास में किला बनाते हैं सेंट जॉर्ज, इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं बंगाल में 1651 में हुगली में अपना किला बनाते हैं। चूंकि कलकत्ता उस समय अभी नहीं जाना जा रहा था, कलकत्ता हम बताएंगे कलकत्ता कैसे बना। 1651 हुगली में बनाए, पटना में ये अपना किला बनाए और हुगली में। इसके बाद हम आते हैं बंबई पर। बंबई में क्या घटना घटी, सूरत में दिन का व्यापार चल ही रहा है, क्योंकि 1613 में परमानेंट व्यापार हो गया था। तो बंबई में 1661 पुर्तगाली लोग हार रहे थे डच से भी, डच भी इनसे झगड़ा करके अपना इनका जो पुर्तगाली का किला या फैक्ट्री था उसको अधिकार में अपना ले लेते थे डच लोग। इधर अंग्रेज लोग भी आ गए, तो पुर्तगालियों को अपना कोई ना कोई सहारा चाहिए था। तो पुर्तगाली 1661 में चार्ल्स सेकंड, ये ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स सेकंड, इनसे अपनी पुर्तगाली अपनी राजकुमारी का, पुर्तगाल जो देश था वो शादी कर देता 1661 में। तो 1600 कैथरीन, राजकुमारी का नाम था कैथरीन की शादी 1661 में चार्ल्स सेकंड से हो जाती है। अब देखिए चार्ल्स सेकंड से जब हो जाती है तो उसमें क्या है कि दहेज के रूप में ये बॉम्बे को दे देते हैं। बॉम्बे को पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में दे दिए। किसको दे दिए? चार्ल्स सेकंड को, ब्रिटेन को। तो चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे मिल गया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं है, बॉम्बे उनके पास नहीं है। उनके पास कब आता है बता रहे हैं हम, 1661 में। तो चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाली के नियंत्रण में था बंबई, तो बंबई दे दिया दहेज में चार्ल्स सेकंड को। तो चार्ल्स सेकंड को बंबई ले लिए, तो अब क्या करते बंबई, माने बंबई क्षेत्र उनका भारत में था। तो इसी बीच में कहीं वार्तालाप के क्रम में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां मतलब कि व्यापार कर रही है और मद्रास में और बंगाल में इनका किला बन गया है। ऐसा वार्तालाप में कहीं ना कहीं उनको ये सब सुराग मिला। उसमें क्या हुआ कि 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के और चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी 1668 में बंबई इनके कब्जे में आया और माने 10 पाउंड वार्षिक किराया देता था लोग ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स सेकंड को, और इनके कब्जे में आ गया। हमने बताया पहले मद्रास, इसके बाद बंगाल, इसके बाद बॉम्बे। ये तीन जो प्रेसिडेंसी था, इसको क्रम वाइज हम बता रहे हैं, इसमें याद करने में बहुत सहूलियत होगी। और ये बंबई जो है 1668 में इनके कब्जे में आ गया। एक और कहानी इसमें बहुत याद करने लायक है कि 1661 1668 तो है ही, लेकिन आखिर 1687 ये जो है, ये सूरत जो यहाँ है, यहाँ जो सूरत है, तो सूरत में पहले जो था इनका सूरत में परमानेंट फैक्ट्री था, लेकिन ये बंबई में 1687 में ले आए।
1687 में अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ हो गया? बंबई आ गया। इसलिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 61 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का शादी 4 सेकंड से हो गया। 68 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 सेकंड ने दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर। और 1687 में यानी मसूलीपट्टनम से, मसूलीपट्टनम के बाद यहाँ गया था जो सूरत में इनका मुख्यालय जो गया था 1613 में, वो 1613 वाला मुख्यालय हो गया 1687 में बदल के चला गया बम्बे, जब इनको बम्बे मिल गया। तो ये 3 जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतिहास में डेट जो क्रम से अगर क्रोनोलॉजी इसमें देखा जाए तो डेट से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जस्ट याद करने में आपका परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से कंसेप्ट शुरुआत से हम कहानी के रूप में बता रहे हैं कि उसके बाद अगला क्या होगा, आगे क्या होगा, सब इसमें परत खुलते जाएगा और याद होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक आ गया बात। अब तीनों प्रेसिडेंसी में इनका तो अधिकार हो गया, पॉलिटिकल अधिकार अभी नहीं हुआ है। अभी व्यापार के मामला में इन्होंने किला बनाया 1651, यहाँ 1639, यहाँ 1668। इसके बाद हम चलते हैं बंगाल। बंगाल उनको कैसे, बंगाल में कलकत्ता कैसे मिला, कलकत्ता बना कैसे? हालांकि बॉम्बे जो था ना, बॉम्बे अंग्रेज जो थे गेराल्ड आयंगर, बॉम्बे की स्थापना की गेराल्ड आयंगर, अंग्रेज गेराल्ड आयंगर थे। प्रश्न आता है यहाँ फ्रांसिस डे मद्रास में, यहाँ गेराल्ड आयंगर, और यहाँ बताएंगे हम जॉब चरनाक के द्वारा कलकत्ता शहर बसाया गया था। तो तीनों प्रेसिडेंसी जो था, तीनों प्रेसिडेंसी के जो अंग्रेज मेन थे, जो बसाए थे, जो नाम दिए थे, उनका प्रश्न आता है। भारत के किसी भी एग्जाम में, हमारे देश के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें तीनों का मैच करने के लिए प्रश्न आता है, तो हम लिख देंगे। इसके बाद अब 1680, ये हो 1698। पहले हम यहां बंगाल की बात देखते हैं, 80 को बाद में ले आएंगे। पहले बंगाल को देख लेते हैं। बंगाल को पूरी तरफ से यहाँ, चूंकि अभी हुगली में उन्होंने किला बनाया था, लेकिन बंगाल पर पूरा उनका बंगाल में जो किला बना कब बना वो बता रहे हैं। हुगली में उनका अधिकार था, कलकत्ता में नहीं बना, अब कलकत्ता बनेगा। तो यहाँ का जो सूबेदार थे बंगाल का, अजीम उस शान, इन्होंने 3 गांव दिया। अजीमुस्तान ने 3 गांव दिया, किनको? अंग्रेजों को। सूतानाती एक गांव, दूसरा गांव कलिकता, तीसरा गांव गोविंदपुर। ये 3 गांव 1200 रुपया में अजीमुस्तान जो सूबेदार थे बंगाल का, ये दे दिए अंग्रेजों को। तो हालांकि इसको कलिकता को कालीघाट भी बोलते हैं हम। तो सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर, ये तीनों गांव 1200 रुपया में मिल गया अंग्रेजों को। अब यहीं से ये तीनों गांव पर ही जॉब चरनाक ने कलकत्ता शहर बसाया। जॉब चरनाक, हमने बताया था कि प्रश्न आता है कि मद्रास में फ्रांसिस डे, मद्रास को का नाम देने वाले फ्रांसिस डे, और बंबई का नाम देने गेराल्ड आयंगर, और कलकत्ता का नाम देने वाले जॉब चरनाक, तीनों अंग्रेज लोग। अब 1200 रुपया में इनको मिल गया तीनों गांव। अब यहां अपना ही व्यापार करने लगे बढ़िया से, क्योंकि पहले हुगली में थे। यहां एक किला बनाते हैं 1700 में, फोर्ट विलियम। देखिए, अपने राजा को खुश करने के लिए उन्होंने किला बनाया फोर्ट विलियम किला। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम, बंगाल के किला क्या नाम था? फोर्ट विलियम।
बंगाल के किला का फोर्ट विलियम, यहां भी किला बन गया, यहां भी किला इनका बन गया, फोर्ट विलियम। और जॉर्ज चारनाक ने तीनों गांव मिला करके कलकत्ता शहर बसा लिया। कलकत्ता, जो आज के डेट में हमको कोलकाता बोलते हैं, मद्रास को हम चेन्नई बोलते हैं, आज के डेट में बंबई को मुंबई बोलते हैं। अब आती है मुगल बादशाह से इनका टकराहट कैसे होता है। 1680 में, 1680 में उस समय बादशाह हुआ करते थे भारत में औरंगजेब, और एक शक्तिशाली सम्राट थे। इन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के अलावा कोई धर्म मानो तो उस पर जजिया कर लगाया। चूंकि जजिया कर इनको देने की बात आई तो ये बिलबिला उठे। बिलबिलाने का मतलब कि अपना रंग दिखाने लगे कि जजिया कर कैसे देंगे भाई, चूंकि गोलकुंडा का जो बादशाह था इनको मतलब 500 अधिक जो पैगोडा जो था उसी में दे दिए थे कि अपना व्यापार करिए, अच्छा से व्यापार करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो सुनहरा फरमान मिला तो उस गोलकुंडा के जो शासक द्वारा, तो वही इनको याद आ रहा था कि तो हमको सुनहरा फरमान मिला, अच्छा हम व्यापार कर रहे थे। आई हमारा औरंगजेब भी तो टैक्स मतलब कह रहे कि हमको जजिया कर दीजिए, टैक्स दे दिए। जजिया कर के नाम पर मतलब टैक्स मांगने लगे। इन लोगों को लगा, अभी लोग अंदाजा नहीं था, अंग्रेज लोगों को अंदाजा नहीं था कि भारत में मुगल बादशाह की शक्ति कितनी है। हकीकत में मुगल बादशाह की शक्ति स्तर पर बहुत ज्यादा थी। ये लोग तो मैंने गलत, ये लोग अपने माना, अंग्रेज इतिहासकार लिखते भी हैं कि मैंने गलती, इनसे भूल हुई और इन्होंने टकरा गए, हुगली को लूटपाट करना शुरू कर दिया। पहले भी लूटपाट पुर्तगाली लोग करता था, लेकिन ये अंग्रेज लोग बदमाशी किए वहां, हुगली को लूटने लगे। और मुगल का जो भी वहां पर कुछ था, अपना जो किला था या मन, मुगलों को तंग करने लगे। ये बात गया औरंगजेब तक, औरंगजेब के कान में गया। कहा कि भारत में तुम व्यापार करने के लिए आए हो। औरंगजेब का कहना था कि व्यापार करने के लिए भारत में आए हो, यहाँ हमें किसे लगा तुम अधिक करने, डिस्टर्ब करने हमको, कि भागो यहाँ से। अब अंग्रेजों को यहाँ से मसूलीपट्टनम और बंगाल से भगा दिया। और अब कि सेंट्रल इनका सब अथी आया, मिलिट्री आया, शक्ति मतलब कि काफी शक्तिशाली औरंगजेब उस समय थे, और इनको भगा करके यहाँ से भगा दिया, भागो यहाँ से। अंग्रेज लोग भाग गया। भाग के कहाँ गया? फुल्टा द्वीप पर लोग शरण लिया। फुल्टा, फुल्टा द्वीप, फुल्टा एक द्वीप है, वहां शरण लिया फुल्टा द्वीप पर। तो 1680 में तो अंग्रेज जजिया कर लगाए थे, और 1686 में इन लोगों को भगाया। ये लोग जो डिस्टर्ब किया, मुगलों को परेशान किया, तो 1686 में भगा करके माने भागने पर मजबूर कर दिए अंग्रेजों को। और ये फुल्टा द्वीप पर शरण लिए थे। फुल्टा द्वीप, कभी प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेज जो है औरंगजेब ने जो भगाया भारत से, तो ये फुल्टा द्वीप का किस द्वीप पर शरण लिए थे? फुल्टा द्वीप पर शरण लिए थे। फुल्टा द्वीप, जॉन चाइल्ड, ये अंग्रेजों की तरफ से कौन था? जॉन चाइल्ड। चाइल्ड नाम तो इनका बच्चा जैसा है, लेकिन ये काम सयाना वाला किए थे, बदमाशी किए थे, और इनको पता ही नहीं था कि औरंगजेब कितना शक्तिशाली है भारत में, मुगल बादशाह। और पूरा अंग्रेज को भी अपने कारण तबाह कर दिए। मतलब चाइल्ड का आज्ञा से ही यह सब हो रहा था। ये लोग भाग कर चला गया फुल्टा द्वीप। लेकिन अब देखिए तिकड़म जो है, यहीं से लोग लगाना शुरू करता है। फुल्टा द्वीप से जॉर्ज चारनाक जो है औरंगजेब से मिलने के लिए वार्तालाप जारी करते हैं कि हम लोग से गलती हो गई, माई बाप हम लोग को छोड़ दीजिए, गलती हो गया। माने सब अपना जो इस तरह से हाथ जोड़कर जो मिनती करने वाला अंग्रेज है, 200 उस सब अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का 200 वर्ष तक हम लोग गुलाम रहे। इनके षड्यंत्र और तिकड़म को औरंगजेब समझ नहीं सके। औरंगजेब ने माफ कर दिया इनको, और 1.5 लाख जुर्माना लेकर के, वो माफी भारत को 200 साल तक हमको झेलना पड़ा। काफी इनके साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जो कहर था वो भारत पर रहा। तो 1.5 लाख रुपया लेके औरंगजेब इन्हें माफ किया, और ये अपना फिर व्यापार करना शुरू कर दिए। एक घटना और घटती है भारत के इतिहास में बहुत बड़ा।
वो तो छोटा सुनहरा फरमान था। इन लोग का मनोबल और बढ़ गया कम, लॉटरी लग गया। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गई। 1707 में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह बैठे वो कोई लंपट मूर्ख था, कोई रंगीला बादशाह था, माने कोई शक्तिशाली नहीं रहा। औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली नहीं रहा। अब जान सकते हैं कि भारत में पहले अकबर जो शक्तिशाली थे, अकबर के समय लोग आया था यूरोपीय कंपनी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये चार जो मुगल बादशाह थे, ये चारों मुगल बादशाह के टाइम में इन लोगों को माने भारत में पॉलिटिकल सत्ता स्थापित करने का कोई भी ऐसा नहीं मिला कि लोग पॉलिटिकल सत्ता स्थापित कर लें। व्यापार तक लोग सीमित रहा। लेकिन जैसे मुगल बादशाह डाउनफॉल होने लगा 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ये अपना तिकड़म और षड्यंत्र लगाना शुरू कर दिए। अभी तिकड़म और षड्यंत्र लगाने में कौन ज्यादा फरमान का काम, मतलब किनका फरमान काफी अंग्रेजों को लॉटरी की तरह लग गया। देखिए फारूक सियर के दरबार में जो मुगल बादशाह थे फारूक सियर, उनके दरबार में अंग्रेज का एक दूत मंडल जाता है। उसमें अंग्रेज का दूत मंडल में जॉन शरमन की अध्यक्षता में जॉन शरमन की अध्यक्षता में दूत मंडल जाता है। दूत मंडल में थे ख्वाजा सेहुर्द, एक थे ख्वाजा सेहुर्द द्विभाषिया थे, और एक थे जो चिकित्सक थे हैमिल्टन का नाम आता है, इसको याद कर लीजिएगा हैमिल्टन। एक फारूक सियर को फोड़ा हो गया था, बहुत माने प्राण घातक बीमारी था। मुगल बादशाह फारूक सियर को प्राण घातक बीमारी था, फोड़ा हो गया था। और यहाँ के हमारे जो इनके दरबार में थे जो चिकित्सक लोग थे, उसको माने ठीक करने में कामयाब नहीं रहे, तो ये हैमिल्टन ने उसका सर्जरी कर दिया। सर्जरी करके उनका फोड़ा ठीक कर दिया फारूक सियर को। तो फारूक सियर बहुत खुश हो गए। लेकिन खुश इतना नहीं होना चाहिए था कि इतना फरमान नहीं दे दो कि मतलब कि काफी ये लोग अपना अधिकार जमा ले। लेकिन फारूक सियर का फरमान जो था काफी भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। फारूक सियर मुगल बादशाह, फारूक सियर का फरमान, फारूक सियर का फरमान, देखिए फारूक सियर का फरमान क्या रहता है। फारूक सियर का फरमान था 3000 में। इन्होंने दे दिया कि आप 3000 दीजिए और 3000 रुपया दीजिए और बंगाल में अपना कर मुक्त व्यापार करिए। 3000 में कर मुक्त व्यापार कहाँ? बंगाल में। अब बताइए, ये तो इनको लॉटरी लग गया अंग्रेजों को फारूक सियर के फरमान से। और 10,000 रुपया दीजिए और यहाँ सूरत में, चूंकि वहां सूरत सबसे ज्यादा भारत में व्यापार के मामला में सूरत सबसे ज्यादा मतलब फेमस था और उसका नाम लिया जाता, उसमें सब व्यापार भी होता था। तो 10,000 में सूरत ये दे दिए फारूक सियर कि 10,000 रुपया हमको दीजिए और सूरत में व्यापार कर मुक्त करिए। और 3000 में वहां कहां व्यापार करिए? 3000 बंगाल और 10,000 में सूरत। और बंबई के कहानी बता रहे हैं, बंबई में जो टकसाल में अपना जो पैसा ये अथी करते थे, तांबा और चांदी, पैसा इनका सिक्का क्या होता था? तांबा का और चांदी का। इसको मुगल बादशाह ने मान्यता दे दी। अभी तो लॉटरी ही ना होगा कि कोई घर में अपना पैसा बना रहा है उसको सरकार कहते कि नहीं आपका पैसा को मान्य होगा। इनके तो लॉटरी लग गया था, इनको तांबा और चांदी को मान्यता मिली। अपना जो पर्सनल जो तांबा चांदी का जो बनाते थे पूरे भारत में उससे व्यापार करना शुरू कर दिए। ये जो है ये ब्रिटिश इतिहासकार एक और हैं, वो लिखते हैं कि कंपनी का एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ। ये जो है फारूक सियर का फरमान जो हुआ कंपनी का मैग्ना कार्टा साबित हुआ। ये प्रश्न आ सकता है कि किनका फरमान मैग्ना कार्टा हुआ? तो ये फारूक सियर का फरमान। अब हम चलते हैं
हमने देखा कि इन तीनों प्रेसिडेंसी में कैसे ये अपना पैर जमाते हैं। इसके बाद का इतिहास। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का इतिहास क्या है भारत में। हमने कहा था कि प्रारंभ में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, लेकिन हमने कहा था कि सहूलियत के लिए हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? इसके बाद 1688 में एक क्रांति होती है इंग्लैंड में, गौरवपूर्ण क्रांति, उसे हम रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। यहां जो है विलियम थर्ड जो है राजा बनते हैं इस क्रांति से, और यहां संसद की सर्वोच्चता हो जाती है। संसद की सर्वोच्चता यहीं से, संसद की सर्वोच्चता। थोड़ा सा हम यूरोप में गए इसलिए कि कंपनी का इतिहास बताना हमको कि कंपनी का इतिहास क्या है। संसद माने संसद सर्वोच्च होता है 1688 में, और विलियम थर्ड वहां के राजा बनते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि पहले महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल का जो एकाधिकार दी थी, बाद में उनको 1609 में बढ़ाया गया था। ये लोग का माने आगे के लिए विस्तार किया गया था, लेकिन शुरुआत में महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए लोग एकाधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए। तो विलियम थर्ड जो शासक बनते हैं वहां 1688 में, जो इंग्लैंड में क्रांति होती है रक्तहीन क्रांति, उसको गौरवपूर्ण क्रांति भी हम बोलते हैं। तो संसद की सर्वोच्चता हो जाती है। जब संसद की सर्वोच्चता हो जाती है तो ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकेले यहाँ राज कर रही थी, माने व्यापार कर रही थी भारत में, तब वहां एक और कंपनी बनती है, उसका नाम है न्यू कंपनी। ये 1688 में बोलते हैं न्यू कंपनी। इन लोगों को भी मिल गया कि आप लोग भी जाकर व्यापार करिए भारत में। ये लोग भी कंपनी अपना आया भारत में व्यापार करने, हालांकि सक्सेसफुल नहीं रही। और इसके बाद 2 कंपनी और आती है, तो 2 कंपनी और यानी 3 कंपनी हो जाती है। ये सब कंपनी जो है, ये कंपनी एक तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ही, दूसरी न्यू इंडिया कंपनी आ गई, न्यू कंपनी। और जब न्यू कंपनी आ गई और 2 कंपनी और आई, तो मिल करके यहाँ 1688 में ये गवर्नर जो था, मतलब गवर्नर कंपनी का नाम था गवर्नर, ये हट जाएगा। अब यहाँ आएगा द यूनाइटेड, यहां हट के आ जाएगा द यूनाइटेड। जब ये कंपनी आ गई तो अकेले 3 लोग नहीं रहा, द यूनाइटेड अकेले अभी नहीं रहे। यूनाइटेड, द यूनाइटेड कंपनी का नाम होगा द यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी इस कंपनी का नाम होगा द यूनाइटेड। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो भी कंपनियां आई वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो ये लोग हालांकि मिल गया द यूनाइटेड एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लेकिन 1833 में अंग्रेजों का एक चार्टर आदेश आया, अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम जो 1833 का था, इसमें इनका नाम आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने बताया था कि चूंकि सहूलियत के लिए सब लोग कहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अन्य नाम ये इतना बड़ा था, लेकिन कोई नाम नहीं लेता, सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1833। ये प्रश्न आ सकता है, ये कंपनी का इतिहास है। इस प्रकार अंग्रेजों ने यहां तक भारत में अपना पैर जमा लिया तीनों प्रेसिडेंसी में, लेकिन अभी भी इनकी राजनीतिक सत्ता नहीं मिली है। लेकिन राजनीतिक सत्ता प्राप्त के बहुत आगे ये अग्रसर होने लगे थे और बहुत माने करीब पहुंच गए थे। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे अगले बार, चूंकि ये 3 कंपनी का हुआ, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में डचों का आगमन और भारत में अंग्रेजों का आगमन। इसके बाद इनके मुख्य प्रतिद्वंदी आएंगे फ्रांसीसी 1616 में, तो उसके बाद हम फ्रांसीसी की बात करेंगे। इसके बाद ये क्या क्या इनका प्रभुत्व कैसे जमता है, इस 1757 में पलासी के युद्ध में, बक्सर का युद्ध में, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये 3 गो कर्नाटक युद्ध होगा अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से। उसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसी
का आगमन। तब तक के लिए धन्यवाद।